और सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम में एग्जैक्टली किस तरह का बदलाव लाया जा रहा है जिसके जरिए ये एजेंडा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो कुछ उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक है कि हम जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस जितना दूर तक हो पाया हमारे देश में, उसके पीछे एक बड़ा कारण है तरह तरह के एफर्मेटिव एक्शन। उसमें से एक है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। आप एनईपी का एक्चुअल टेक्स्ट देखें, वहां पे कहा गया है कि जरूर एफर्मेटिव एक्शन होगा, पर फॉर एसीडीजी, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मतलब वो सारे समूह जिनके खिलाफ तरह तरह के सामाजिक या आर्थिक वंचनाएं हुई है। अच्छी बात है, लेकिन तरह तरह की जो वंचना है इसका चरित्र अलग होता है। मतलब कास्ट जो है, जाति जो है, वो एक खास तरह का वंचना है। जेंडर जो है उसमें भी कुछ खासियत है। तो इस खासियत को मिटाने का क्या मतलब है? इस खासियत को मिटाने का मतलब यही होता है कि आप सही तरह से एनालिसिस ऑफ कास्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ शिक्षा का जो कनेक्शन है उसको आप नाकारना चाहते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह से एग्जैक्टली राष्ट्रीय शिक्षा नीति चीजों को बदलने का कोशिश कर रहा है। साथ ही में सेक्युलरिज्म का जो हम बात करते हैं, सेक्युलरिज्म शब्द पूरा नीति का डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। जो इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोला जाता है कि आप क्या पढ़ाना, क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उस राइट्स का भी ऐलान नहीं किया गया। बोला गया है कि ड्यूटीज पे बात होनी चाहिए। हाँ, ड्यूटीज पे जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर हमको अपना राइट्स पता है, अधिकार पता है, तभी ना हम सही तरह से अपना ड्यूटी निभा पाएंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि राइट्स पे बहुत बात हो चुका है, ड्यूटी का टाइम है, ये तो बहुत गलत बाइनरी है। तो ये और एक उदाहरण है। साथ ही में देखिए, जो टीचर्स की बात आ रही थी कि टीचर्स के साथ क्या होने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन तो हो ही रहा है। साथ में एनईपी में कहा गया है कि अलग अलग तरह के स्कूल्स में लोकल वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाए, जो लोकल वॉलंटियर्स आके पढ़ाएंगे फॉर द जॉय ऑफ टीचिंग। तो कितना वेतन दिया जाएगा उनको, वो पढ़ा के उनको खुशी मिलेगी, तो बस यही काफी है क्या? तो इस तरह से शिक्षकों पे भी जो हमला आ रहा है, ये बहुत ही कोडेड तरीके से रखा गया है एनईपी में। और एक चीज जो कहा गया है एनईपी में कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है लेकिन कमर्शियलाइजेशन नहीं। पर ये दोनों में फर्क क्या है, इसको कुछ साफ तरह से बोला नहीं गया है। और इसलिए भी बोला नहीं गया है ताकि हमको सही तरह से पता नहीं चले। मैं नौकरी के खोज में कुछ साल अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अभी मैं इस्तीफा दे चुका हूं। तो जो 2-3 साल में रहा, वहां पे देखने को मिला कि ये प्राइवेटाइजेशन कमर्शियलाइजेशन का बीच जो एक अंतर बताया जाता है, अंतर सही तरह से है ही नहीं। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन ही है। मैं उदाहरण देता हूं, एक शब्द बहुत चलता है कि शिक्षा हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट है क्या? जब कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलता है जिसमें शायद फी उतना हाई नहीं हो, या तरह तरह के जैसे स्कॉलरशिप दिए जाए उसमें, तो शायद उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाने के आधार पे उस प्राइवेट प्लेयर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह का कॉलेज चलाया जा रहा है, जैसे अजीम प्रेमजी एक उदाहरण है, वहां जिस तरह का शिक्षा दिया जाता है स्कूल ऑफ एजुकेशन में, जिसके खिलाफ मैंने साफ साफ बात रखा और आगे जाके इस्तीफा भी दे दिया, तो वहां पे जिस तरह का शिक्षा दिया जा रहा है, वो शिक्षा बच्चों को तैयार कर रहा है एक कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फिट होने के लिए। तो जो प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट डायरेक्टली शिक्षा से नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा जो कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको देश में हावी करने में मदद कर रहा है। और साथ ही में एक कॉर्पोरेट का दूसरे के साथ गठजोड़ तो होता ही है। तो ऑनलाइन शिक्षा बायजूस पुश कर रहा है, बायजूस के साथ अजीम प्रेमजी का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये जो एक नेटवर्क बना है, जिस नेटवर्क का कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हम आरटीआई के लिए लड़े हैं, अब आरटीआई फाइल करके हम ये पता नहीं कर सकते कि अजीम प्रेमजी जो दावा करते हैं कि उनका यूनिवर्सिटी के चलते कोई प्रॉफिट नहीं होता है उनको, ये सच है कि नहीं। तो जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो तो रहेगा ही नहीं। तो ये जो डिटेल है, जो कुछ कुछ मुझे जानने को मिला, और बाकी जो आयशा के साथी यहाँ बोले कि उनके अपने अपने कॉलेजेस में क्या हो रहा है, ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। मेरा जो अभी तक का अनुभव है, इससे मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती ये भी है कि जो शिक्षा में बदलाव आ रहा है उसके साथ नीति का एग्जैक्टली क्या संबंध है, इसको सामने लाना। क्योंकि नीति का रूपरेखा तो एक अजीब सा है,
उसमें साफ साफ कुछ किया, कुछ बता नहीं किया है फॉर मोस्ट थिंग्स। ये कर्नाटक में हम जब एनईपी के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा दिख रहा है कि बच्चों को दिक्कतें जरूर है, लेकिन उस दिक्कत के साथ एनईपी का क्या संबंध है ये उनके सामने क्लियर नहीं है, इसीलिए वो एनईपी के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बात को सही तरीके से सामने लाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। साथ ही में ये जो देखिए शिक्षा का आंदोलन है, मतलब ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा का आंदोलन ही नहीं है। जो एक्सक्लूशन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्सक्लूड होंगे फिर उसके साथ क्या होने वाला है, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो ड्रॉप आउट को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मान लीजिए स्कूल्स में क्लास 5 के बाद कहा जा रहा है कि कुछ लोग को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ढकेल दिया जाएगा, तो मतलब उन लोग को एक लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ ढकेला जा रहा है। तो ये तो उनका जो मजदूरी का सवाल है उसके साथ शिक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो संगठित करने का तरीका है, इसमें शिक्षा का सवाल को, मजदूर आंदोलन के सवाल को जुड़ के देखना पड़ेगा। ये एक बड़ा चुनौती है हमारे सामने। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि जरूर हम एनईपी को रोल बैक करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ ही में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना ड्रास्टिकली ऑल्टर हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके चलते जो स्टूडेंट बॉडी है वो खत्म होता जा रहा है। लोग 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करेंगे, स्कूल में क्लास 5 के बाद कोई वोकेशनल एजुकेशन में जा रहा है। तो ये जो एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को भी हमको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसके साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके सामने बात रखने का मौका दिया गया। तो मैं जो शेयर किया ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, बस मेरा अभी तक जो मेरा कुछ अनुभव रहा है उसके आधार पे जो सोच विचार है वो मैं आपके साथ शेयर किया। इनकलाब जिंदाबाद।